नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस परेशान हो गई है क्योंकि उसकी पूरी स्ट्रेटजी बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुकी है और भाजपा ने जो 24 सीटों के लिए स्ट्रेटजी बनाई है उसके कारण कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जो 24 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने वाला है उसमें 18 सीटें वो है जिसके लिए मार्च में चुनाव होना था, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण वो चुनाव स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद के लिए डेट तय करना बाकी था, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अनाउंसमेंट कर दिया है। और उसके अलावा 6 सीटें वैसी है जिस पर जून में कार्यकाल खत्म हो रहा है, जून जुलाई में जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उन 6 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। लेकिन संभवतः इन 6 सीटों पर चुनाव नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर अनअपोज्ड नॉमिनेशन की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। तो ये जो 24 सीटें हैं उस 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कैसी स्ट्रेटजी बनाई जिसके कारण कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और कांग्रेस कुछ ऐसी सीटें भी गंवाने जा रही है जिस पर उसका लगभग जो जीत थी वो लगभग पक्की थी, लेकिन वो भी कांग्रेस के हाथों से फिसल गई है। जो 24 सीटें हैं उसमें से देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कितने सीटों पर चुनाव होना है और कांग्रेस किस तरह से धाराशायी होती जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ इंडिया के कुछ सीटों पर। साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 4-4 सीटों के लिए चुनाव होना है। 4-4 सीटें राज्यसभा की है जो खाली हुई है, जिसके ऊपर चुनाव करवाया जाना है 19 जून को। लेकिन आंध्र प्रदेश की जो 4 सीटें हैं उस पर 5 कैंडिडेट खड़ा कर दिए गए हैं। इसके कारण वहाँ पर भी फाइट होना है, वहाँ पर अनअपोज्ड किसी को नहीं भेजा जा सकता है, वहाँ चुनाव होगा। तो आंध्र प्रदेश की जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि राज्यसभा में जो बिल पास करवाया जाना होता है उसके लिए बहुमत की ज़रूरत होती है और उसमें वैसे कुछ पार्टियां उनको हमेशा समर्थन करती रही है जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर बिल के आधार पर एनडीए को सपोर्ट करती है। इसी के कारण आंध्र प्रदेश से जो 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को इंटरेस्ट है और इसी इंटरेस्ट के कारण वहाँ 4 सीटों के लिए 5 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उसमें जगन मोहन रेड्डी की वाईआरसीपी जो वाईआरएस कांग्रेस है उसके कारण ये स्थितियां गड़बड़ा गई है, क्योंकि टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी आजकल कांग्रेस के साथ लगी हुई है और कांग्रेस के साथ लगने के बाद वो एनडीए से अलग हो गई और इसके कारण अब वहाँ पर 4 सीटों में से जो 1 सीट टीडीपी को जाने वाली थी उसको हराना है, यानी कि 4 सीटों में से 4 सीटें वाईआरसीपी को जगन मोहन रेड्डी को चला जाता है तो वो जगन मोहन रेड्डी राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, वो उनका समर्थन करते हैं। तो इसके लिए जगन मोहन रेड्डी ने 4 कैंडिडेट खड़ा कर दिया क्योंकि वो 3 कैंडिडेट आसानी से जिता सकते हैं। 1 कैंडिडेट पर टक्कर है, 1 कैंडिडेट पर फाइट होता है, 1 सीट के लिए उनके पास बहुमत नहीं है, वो बहुमत का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन ये अतिरिक्त कैंडिडेट खड़ा करने के पीछे टीडीपी को टक्कर देना है, कांग्रेस और टीडीपी के उस गठबंधन को तोड़ना है जिसके आधार पर तेलुगु देशम पार्टी वहाँ पर 1 सीट लेने की कोशिश में लगी हुई है। उसके बाद बढ़ते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में भी 4 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होना है, लेकिन वहाँ की स्ट्रेटजी कुछ अलग है। अभी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिरा के बनी है। वहाँ पर कांग्रेस और जेडीएस के 14 विधायकों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद दोनों के गठबंधन में जो बिखराव हुआ, फिर बाद में जो सरकार बनी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वहाँ 4 सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वो तय है। उसके बाद 2 सीट जो बची हुई है उसमें कांग्रेस के हाथ में 1 सीट जाएगी। कांग्रेस के पास इतने विधायक हैं कि आसानी से 1 सीट जिता सके। 1 सीट जीतने के बाद भी करीब करीब 4-5 विधायक जो होंगे कांग्रेस के वो अतिरिक्त होंगे जो दूसरे को समर्थन कर सकते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक और सीट लेने के लिए सोच रही थी। वहाँ पर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक से भाजपा ने अपना पैर जो पीछे कर लिया, और उसके पीछे का एक बड़ा रीजन जो है वो देवेगौड़ा की पार्टी यानी जेडीएस है। क्योंकि जेडीएस ने एचडी देवेगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको राज्यसभा में भेजने की तैयारी करने लगा, और इसके बाद वहाँ का जो गणित था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। भारतीय जनता पार्टी भी जेडीएस के साथ, यानी बेसिकली जो एचडी देवेगौड़ा हैं वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का घोर आलोचक नहीं रहे हैं। इस बीच जो उपचुनाव होना था, जो कर्नाटक में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी जेडीएस ने कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। वो बीच बीच में रही थी, और उसमें जो एचडी देवेगौड़ा हैं उनका बड़ा योगदान था। उन्होंने कई स्टेटमेंट ऐसे दिए थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हराने में आसानी हुई। तो ये जब एचडी देवेगौड़ा को राज्यसभा भेजने की बात उठने लगी तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इसमें एक अतिरिक्त कैंडिडेट अगर देते हैं, अगर एक और कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो सीधी टक्कर जो होगी वो एचडी देवेगौड़ा यानी जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी, और इससे जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो कांग्रेस को होगा। क्योंकि कांग्रेस एक सीट तो जीत रही है, लेकिन दूसरे सीट पर वो कुछ सपोर्ट कर रही है जेडीएस की। अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच जो टक्कर होगी, उसके बाद वो गठबंधन जो कर्नाटक में आगे संभावित गठबंधन है, उसके लिए कांग्रेस और जेडीएस के बीच गहरे रिश्ते हो जाएंगे, और इसके कारण भाजपा ने वहाँ पर एचडी देवेगौड़ा को ही राज्यसभा भेजने के लिए सहमति दे दी और अपना 2 ही कैंडिडेट रखा। वहाँ से बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। 4 राज्यसभा सीटों में 2 सीट कांग्रेस के हाथ चली जाती, लेकिन स्थितियाँ बिल्कुल गड़बड़ हो गई। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों गुजरात से हैं, जबकि दूसरी तरफ सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर जो राजनीतिक सलाहकार हैं अहमद पटेल, वो भी गुजराती हैं। और ये जो टक्कर वहाँ चल रहा था, ये दोनों के बीच चल रहा था कि गुजरात की राजनीति किस करवट जाती है, उससे आगे जो केंद्रीय नेतृत्व के बीच राजनीतिक घमासान चलता है उसकी दिशा तय होती है। और ये वहाँ पर गुजरात के राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के समय ऐसा लग रहा है कि गुजरात में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस के हाथ में चली जाती, जैसा कि आंकड़े उस समय के थे। विधानसभा चुनाव के बाद के जो आंकड़े थे उसके अनुसार 2-2 सीटें दोनों के पास थी। लेकिन इस बीच कांग्रेस की जो ये पूरी टीम है, अहमद पटेल और सोनिया गांधी की ये जोड़ी है, ये अहमद पटेल बिल्कुल सफल नहीं हो पाए, बिल्कुल बुरी तरह से पराजित हो गए हैं गुजरात में। क्योंकि गुजरात के अभी तक कांग्रेस के गुजरात के जो 8 विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद वहाँ पर जो कांग्रेस के विधायकों की संख्या है वो घटकर 65 हो गई है, जबकि 2 सीट के लिए उनको 70 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है। यहाँ तक कि उनकी सहयोगी पार्टी जो महाराष्ट्र में उनके साथ सरकार में है एनसीपी, और जो अखिल भारतीय स्तर पर यूपीए का हिस्सा है, वो शरद पवार की वो पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है, न कि कांग्रेस को। तो इसके कारण एक सीट भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर अपने आप मिल गई है, और कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। वहाँ से अगर गुजरात से आगे की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के साथ कुछ ऐसी ही स्थिति हुई है। कांग्रेस को 2 सीटें मिलने वाली थी, लेकिन अब 1 सीट ही मिलेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न केवल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई, बल्कि उनके हाथ से राज्यसभा की 1 सीट भी झटक ली है। गुजरात के बाद जो मध्य प्रदेश में हुआ है उसमें कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आई कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो घमासान चला, 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, उससे केवल सरकार ही नहीं गिरी बल्कि राज्यसभा चुनाव भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और कांग्रेस के हाथ में अब 1 सीट आएगी, जिसमें भी जो बड़े नेता माने जाते हैं, बड़बोले नेता माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ साजिश की थी, और हमेशा वो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे कांग्रेस धीरे धीरे और कमज़ोर हो जाती है। तो वो
जो मध्य प्रदेश के इस बड़बोले दिग्विजय सिंह की कुर्सी ही खतरे में है। यानी राज्यसभा सीट पर अब उनके खिलाफ जो कांग्रेस के ही दूसरे उम्मीदवार हैं फूल सिंह बरैया, उनको समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस के अंदर ये बातें चल रही है कि दिग्विजय सिंह के बदले फूल सिंह को राज्यसभा में भेजा जाए ताकि इसका फायदा उपचुनाव में हो, क्योंकि 24 सीटों पर अभी 2-3 महीना के बाद वहां पर उपचुनाव होना है। जिन लोगों ने 22 विधायकों ने कांग्रेस का इस्तीफा दिया है और 2 जो विधायकों का निधन हो गया था उसके कारण 24 सीटें खाली हैं। वहां से आगे अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी कांग्रेस बुरी तरह से विफल होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि राजस्थान में 3 राज्यसभा की सीटें खाली है और उसमें 2 सीटें कांग्रेस के पास जाने के लिए पूरा संभावना है। वहां पर 2 सीटों पर कांग्रेस के जीतने के लिए उनके पास वोट है, लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट के लिए बहुमत होने के बावजूद 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो पूरा उनको विश्वास है कि कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस के कुछ नेता जो वहाँ के हैं बड़े नेता हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम सचिन पायलट का भी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करवा सकते हैं। और इसी विश्वास के आधार पर भाजपा ने वहाँ पर एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा किया है। तो ये जो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और ये गुजरात के जो पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आया है राज्यसभा चुनाव को लेके, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के सियासत में भी इसी तरह का एक चल रहा है, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो रही है, पस्त हो रही है। और वहाँ भी 4 राज्यों में 1-1 राज्यसभा सीट के ऊपर चुनाव हो रहा है। 1-1 राज्यसभा सीट यानी कि एक मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की सीट तो पक्की है। मणिपुर की सीट पर 3 उम्मीदवार खड़े हैं 1 सीट के लिए, एक कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा नागा पीपुल्स फ्रंट के। लेकिन तीनों उम्मीदवार जो खड़े हैं वहां पर मणिपुर में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी जो चुनाव होगा राज्यसभा का 1 सीट के लिए, उसमें टक्कर होगी। लेकिन संभावना इस बात की ओर दिखाई पड़ रही है, वो जो समीकरण बन रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एनपीएफ के साथ भारतीय जनता पार्टी का तालमेल हो जाए और वो सीट भाजपा के हाथ में चली जाए, भाजपा के खाते में चली जाए। और मिजोरम और मेघालय की बात जब करते हैं तो मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर सहयोगी पार्टी के साथ भाजपा वहाँ सहयोगी पार्टी है, सहयोगी पार्टनर है। और एनपीपी की जो वहाँ सरकार है उसके पास बहुमत है और ये जो सीट मिलेगी वो एक तरह से एनडीए की सीट होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सीट नहीं मिल पाएगी, वो वहाँ पर सहयोगी पार्टी है, केवल 2 विधायक उसके हैं। लेकिन सरकार में शामिल होने के कारण ये पता है कि एनपीपी के जो राज्यसभा में सदस्य होंगे वो एनडीए के होंगे और राज्यसभा में कभी भी ज़रूरत होगी तो वो उसका सहयोग करेंगे। उसी तरह की स्थिति मिजोरम में भी है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर दोनों सहयोगी पार्टी हैं। और एक राज्यसभा सीट पर जो वहाँ चुनाव होने वाला है, वहाँ जो राज्यसभा सीट जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी की उसी सहयोगी पार्टी एनपीएफ के पास जाएगी। मिजो नेशनल फ्रंट है उसी के पास वो सीट जाने वाली है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त बहुमत है और भाजपा के विधायक भी उसके साथ हैं, दूसरे छोटी छोटी पार्टियां भी उसके साथ देने के लिए तैयार है। कांग्रेस की वहां कोई संभावना नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट से तो पूरी तरह से कांग्रेस गायब होती दिखाई पड़ रही है। जो नॉर्थ ईस्ट जो पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में होती थी, जो नॉर्थ ईस्ट के 25 लोकसभा सीटें थी, उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कांग्रेस को होता था और वहाँ की 25 में से 22 सीटें इसके पास होती थी, 2 कुछ सीटें वहाँ के रीजनल पार्टियों के पास होती थी। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है और जो रीजनल पार्टी वहाँ पर जो प्रभावशाली रीजनल पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग कर रही है। वहाँ पर एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और जिससे कांग्रेस पूरी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट से गायब हो गई है। नॉर्थ ईस्ट से एक तरह से समझ लें कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त होता दिखाई पड़ रहा है। और दूसरे स्टेट में भी जो राज्यसभा का चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो रही है, वो
राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इस पूरी स्ट्रेटजी का फेल्यूर है। इसी के कारण आज कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि जहां गुजरात में एक सीट उसके हाथ, एक सीट के लिए पर्याप्त बहुमत है, 65 विधायक अभी भी उसके पास हैं और 2 सीट तो मिल ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में जबकि 35 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत एक सीट के लिए गुजरात में है और उनके पास अभी 65 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस को अब भी विश्वास नहीं है कि 35 वोट भी हमारे पास रहेगा कि नहीं, 35 विधायकों का समर्थन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि कांग्रेस अपने विधायकों को राजस्थान के रिसोर्ट में ले जाके रख रही है, उसको नज़रबंद करके रखी हुई है कि हो सकता है कि जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है उससे पहले ये कांग्रेस के जो 65 विधायक हैं, संख्या में 65 हैं, वो घट के 40 और 35 न रह जाए। तो ये पूरी रणनीतिक विफलता है सोनिया गांधी के टीम की, राहुल गांधी की टीम की, जिसके कारण राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस विफल होती दिखाई पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में एनडीए बना हुआ है वो अब वहाँ पर भी अपर हाउस में यानी राज्यसभा में भी बहुमत की तरफ बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, जिसके बाद अब कई महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होगी और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बिल अटके पड़े हैं वो धीरे धीरे पारित करवाया जाएगा। क्योंकि कुछ बिल तो इसलिए अभी लाया नहीं जा रहा है ताकि एनडीए को जब तक राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है तब तक राज्यसभा से उन बिलों को पारित करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।